डिस्क्लेमर। इस चैनल पर प्रस्तुत सभी जानकारी केवल मनोरंजन के उद्देश्य से है। हम यह दावा नहीं करते कि यह जानकारी पेशेवर सलाह का स्थान ले सकती है और किसी व्यक्ति, संस्था या संगठन को प्रतिबिंबित नहीं करते। हम इस चैनल पर प्रस्तुत जानकारी के उपयोग से उत्पन्न किसी भी प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष नुकसान के लिए उत्तरदायी नहीं है। चैप्टर 11, सुरंग के उस पार। स्थान, अज्ञात भूमिगत रास्ता। समय, रात 11:28। सुरंग की दीवारें नम थी। मिट्टी की गंध और हवा में दम घोंट देने वाला सन्नाटा था। राघव सबसे आगे चल रहा था। उसके हाथ में एक डिजिटल ट्रैकर था जो लगातार झपक रहा था। शिव उसके ठीक पीछे, अपनी पिस्तौल ताने हुए। बीच में सानवी थी, अपनी बाहों में अपने पिता को थामे, जिन्हें चलना मुश्किल हो रहा था। नीरज सबसे पीछे, बार बार मुड़कर देख रहा था कि कोई उनका पीछा तो नहीं कर रहा। राघव ने हल्के स्वर में कहा, ये सुरंग उस समय बनाई गई थी जब खंडहर नंबर 9 को मूल लैब से जोड़ने की योजना बनाई गई थी, लेकिन वो प्रोजेक्ट गुप्त ही रहा। शिव ने तिरछी निगाहों से पूछा, तुम्हें ये सब कैसे पता? राघव मुस्कराया नहीं, पर उसकी आवाज कड़ी थी। क्योंकि मैंने ही इसे डिजाइन किया था। सुरंग में एक मोड़ आया। वहां एक बड़ी सी दीवार थी जिस पर कुछ शब्द उभरे हुए थे। इन्फर्नम एक्सेस, नरक का प्रवेश। नीरज फुसफुसाया, इन्होंने इसका नाम इन्फर्नम क्यों रखा होगा? डॉक्टर मुखर्जी की आंखों में डर उतर आया। उन्होंने धीरे से कहा, क्योंकि इस दरवाजे के उस पार हमने वो सब किया जिसे इंसानियत कहने में शर्म आ जाए। सानवी का गला सूख गया। पापा, आपने ऐसा क्या देखा था? राघव ने कोड डाला 11x9 MK। दरवाजा जोर की आवाज के साथ खुला। सामने जो दिखाई दिया वो किसी फिल्मी सेट से कम नहीं था। एक विशाल भूमिगत प्रयोगशाला। चारों ओर टूटी मशीनें, गंदगी और दीवारों पर अधजले पोस्टर। मगर उन सबके बीच एक चीज अब भी चालू थी। एक ग्लास चैम्बर जिसमें एक इंसान जैसा आकार मौजूद था, मगर उसकी त्वचा काली पड़ चुकी थी और सिर में तार गड़े हुए थे। शिव ने चौंकते हुए पूछा, ये क्या है? डॉक्टर मुखर्जी थरथराते हुए बोले, ये प्रोजेक्ट ब्लैक लिंक का अंतिम प्रोटोटाइप है। सब्जेक्ट कोड 0x21। आधा इंसान, आधा हथियार। इसमें किसी जिंदा इंसान की आत्मा को बंद कर दिया गया था। सानवी ने डर से पूछा, किसकी आत्मा? डॉक्टर मुखर्जी की आवाज टूटी, मेरे बेटे की, तुम्हारे भाई की। पूरा कमरा सन्न हो गया। शिव, नीरज और राघव को जैसे कुछ समझ ही नहीं आया। तुम्हारा भाई? सानवी ने कांपते हुए पूछा, पर आपने तो कभी? क्योंकि उसे जिंदा मानना ही पाप था, डॉक्टर मुखर्जी ने भर्राई आवाज में कहा। सरकार ने मुझसे कहा कि वो एक देशद्रोही है, पर असल में वो बस सवाल पूछता था। और जब मैंने मना किया उसे सौंपने से, उन्होंने उसे शिकारी बना दिया। उसका मस्तिष्क निकालकर इस चैम्बर में फंसा दिया। अब वो ना पूरी तरह मरा है, ना जिंदा। बस एक मशीन है जो सिर्फ आदेश समझती है। चैम्बर की स्क्रीन अचानक हरी झपकने लगी। राघव चिल्लाया, कोई इसे रिमोटली एक्टिवेट कर रहा है। नीरज ने कंप्यूटर से लिंक तोड़ने की कोशिश की, पर स्क्रीन पर एक चेहरा उभरा। कमांडर सुमेधा, तुम सबको लगा कि तुम भाग सकोगे, पर जो हमने बनाया है वो तुम्हें ढूंढ लेगा, और ये बारूद तुम्हारी हर आवाज को सदा के लिए खामोश कर देगा। अगले ही पल चैम्बर से कांच टूटने की आवाज आई। सब्जेक्ट 0x21 जाग चुका था। उसकी आंखों में कोई भाव नहीं था, पर शरीर से बिजली की चिंगारियां निकल रही थी। उसने धीरे से गर्दन घुमाई और सानवी की तरफ देखा। सानवी और राघव के बीच सिर्फ 10 फीट का फासला था। डॉक्टर मुखर्जी ने अचानक सानवी को पीछे धकेला और खुद आगे बढ़ गए। बेटा, अगर तेरे अंदर अभी भी मेरी रूह जिंदा है तो पहचान मुझे। उनकी आंखों से बहते आंसू उस कमरे में इंसानियत की आखिरी पुकार बन गए। सब्जेक्ट 0x21 कुछ पलों तक रुका, फिर उसकी आंखों में अजीब सी चमक आई। बा शब्द नहीं थे, लेकिन भाव सब कह गए।
तभी कमांडर ने दूर बैठकर चैम्बर को विस्फोट से उड़ाने का आदेश दे दिया। बम एक्टिवेट हो गया। 30 सेकंड। राघव ने चिल्लाकर कहा। नीरज, अल्टरनेट एक्सिट एक्टिवेट करो। शिव, सबको उस सुरंग की ओर ले चलो। डॉक्टर मुखर्जी आखिरी बार पीछे मुड़े, सब्जेक्ट 0x21 की आंखों में देखा और मुस्कुराकर कहा, मुझे माफ कर देना बेटा। 30 सेकंड। 20, 10। एक अंतिम दौड़, जिंदगी के लिए। पीछे धमाका हुआ। पूरी लैब जमीन में समा गई। लेकिन एक धूल भरी रात में 5 परछाइयां किसी पहाड़ी सुरंग के छोर से बाहर निकलती हैं। जानिए नेक्स्ट चैप्टर में। चैप्टर 12, सत्य की परछाइयां। स्थान, पहाड़ियों के बाहर एक वीरान झोपड़ी। समय, रात के 2:37 बजे। धूल और धुएं से ढके चेहरे, कांपते हुए शरीर और एक भयानक विस्फोट के बाद भी जिंदा बच निकलना, इन पांचों के लिए ये किसी चमत्कार से कम नहीं था। झोपड़ी के अंदर एक पुरानी लालटेन जल रही थी, जिसकी मध्यम रोशनी में सबने अपने चेहरे देखे, थकावट, दर्द और एक गहरा डर। सानवी दीवार से टिककर बैठ गई। उसके कपड़े फटे हुए थे, माथे पर चोट और आंखों में जलन। उसके हाथों में अब भी पिता का रुमाल था, जो विस्फोट से ठीक पहले उन्होंने उसे पकड़ाया था, एक आखिरी निशानी। शिव ने चारों ओर निगाहें घुमाई। हमें यह तय करना होगा कि अब आगे क्या करना है। राघव धीरे से उठा और झोपड़ी के कोने में छिपे एक पुराने स्टील बॉक्स को बाहर निकाला। ये इस जगह का सेकेंडरी ड्रॉप पॉइंट है। इसमें कुछ फर्स्ट एड, नक्शा और एक फोर्स डिवाइस है जिससे हम सिग्नल ब्लॉक कर सकते हैं। नीरज अब भी चुपचाप बैठा था। उसकी आंखें उस दरवाजे को घूर रही थी जिससे वे अंदर आए थे। वो धीरे से बोला, हमने प्रोजेक्ट ब्लैक लिंक का अंत समझा, लेकिन जो स्क्रीन पर कमांडर सुमेधा ने कहा था, वो बस एक शुरुआत थी। फ्लैशबैक 2 महीने पहले। स्थान, साउथ बेस मिलिट्री लैब, सीक्रेट विंग। कमांडर सुमेधा एक कांच की टेबल के सामने बैठी थी। सामने एक रहस्यमयी पुरुष खड़ा था जिसकी आंखों पर गहरे काले चश्मे थे और जिसकी आवाज बर्फ जैसी ठंडी थी। सब्जेक्ट 0x21 का प्रोटोटाइप तैयार है। अगला चरण शुरू किया जा सकता है। सुमेधा ने सिर झुकाया। अगला टारगेट क्या होगा? आवाज आई। सब्जेक्ट जेटा, सानवी मुखर्जी। प्रोजेक्ट ईव की अनकंप्लीट कोड। अगर वो जिंदा रही तो सब कुछ बिखर जाएगा। वर्तमान में सानवी ने एक पल को चुप्पी तोड़ी। मेरे बारे में उन्होंने ऐसा क्यों कहा? प्रोजेक्ट ईव, वो क्या है? राघव ने सिर झुकाया, फिर बहुत धीमे स्वर में बोला, सानवी, तुम सिर्फ डॉक्टर मुखर्जी की बेटी नहीं हो। तुम उसी प्रोजेक्ट की कड़ी हो जिसे बनाने के बाद पूरा सिस्टम हिल सकता है। शिव चौंक कर बोला, मतलब? राघव की आंखों में एक दर्द था जो अब तक उसने छिपा रखा था। प्रोजेक्ट ईव एक ऐसा कोड था जिससे इंसान की न्यूरल मेमोरी और इमोशनल स्टेट को ट्रांसफर किया जा सकता था। ये कोड कभी पूरा नहीं हुआ क्योंकि वो कोड एक बच्चे के जेनेटिक सीक्वेंस में छुपाया गया था और वो बच्चा सानवी थी। सानवी की सांस रुक गई। तो क्या मेरे अंदर कोई ऐसा डेटा है जिसे वो चाहते हैं? हाँ, राघव ने जवाब दिया। तुम्हारे दिमाग के कुछ हिस्से में वो कोड छुपाया गया है जिससे वो पूरे देश की साइबर सिस्टम को कंट्रोल कर सकते हैं। एक जिंदा पासवर्ड। तभी बाहर एक हल्की सी खड़खड़ाहट हुई। शिव तुरंत पोजीशन में आ गया। राघव ने सिग्नल ब्लॉकर चालू किया, लेकिन उसकी स्क्रीन पर एक ब्लिंकिंग लाइट दिखी, डिटेक्टेड। नीरज ने चौंक कर पूछा, हमें ट्रैक कर लिया गया है? नहीं, राघव की आवाज कांपी। कोई हमें ट्रैक नहीं कर रहा, कोई हमें बुला रहा है। झोपड़ी के पीछे एक पुरानी कुएं जैसी जगह थी। उस कुएं के अंदर एक पुराना धातु का ढक्कन था जिस पर कुछ उकेरा गया था। प्रैक्सिस। शिव ने कंफ्यूज होकर पूछा, अब ये क्या बला है? राघव की आंखें फैल गईं, जैसे कोई भूला हुआ डर जाग गया हो। प्रैक्सिस, वो गुप्त कोड जो सिर्फ सिस्टम की सबसे ऊंचाई पर बैठा व्यक्ति इस्तेमाल करता है। इसका अर्थ है सत्ता का अंतिम चेहरा। कुएं का ढक्कन खुला। नीचे अंधकार,
पर उससे भी गहरी सच्चाइयां। सानवी ने रुमाल को कसकर थामा। अगर ये मेरी जिंदगी है तो मैं सच्चाई जानना चाहती हूं। जो भी हो, अब मैं भागूंगी नहीं। शिव ने सिर हिलाया। तो चलो, इस बार सिर्फ बचने नहीं, बदलने के लिए। और वो पांचों फिर एक बार उतरे, अंधेरे की उन परछाइयों में जहां सत्य इंतजार कर रहा था। जानिए नेक्स्ट चैप्टर में। चैप्टर 13, प्रैक्सिस, रहस्य की परतें। कुएं के भीतर उतरते वक्त सानवी के हर कदम के साथ उसकी धड़कनें तेज होती जा रही थी। पीछे शिव, राघव, नीरज और तन्वी एक एक करके नीचे उतर रहे थे। कुआं जितना बाहर से पुराना और जर्जर दिखता था, भीतर की दीवारें उतनी ही तकनीकी और मेटलनुमा थीं, जैसे कोई गुप्त प्रयोगशाला। ये जगह खंडहर से सटी कोई साइबर बेस लग रही है, राघव ने कहा, अपने छोटे पैनल से दीवारों की स्कैनिंग करते हुए। जैसे जैसे वे अंदर बढ़ते गए, हवा भारी होती गई। अचानक सामने एक दीवार पर स्क्रीन जल उठी। उसमें एक एआई जनरेटेड चेहरा उभरा, धातु की आंखें, आवाज ठंडी लेकिन बेहद स्पष्ट। प्रैक्सिस एक्सेस किया गया है। पहचान सत्यापित की जा रही है। सानवी मुखर्जी, लाइव सब्जेक्ट डिटेक्टेड। सानवी हिल गई। ये मेरी पहचान कैसे जानता है? क्योंकि प्रैक्सिस तुम्हारे डीएनए से जुड़ा हुआ है। राघव ने गहरी सांस ली। यही वो फेज है जिसे ईव कोर कहा जाता था। तुम्हारा अस्तित्व ही इसकी चाबी है। एक फ्लैश स्क्रीन सामने उभरी। हिस्ट्री फाइल प्रोजेक्टिव। यह 2012। डीआर अविनाश मुखर्जी, लीड साइंटिस्ट। गोल, इमोशनल डेटा ट्रांसफरेंस वाया डीएनए एन्क्रिप्शन। सब्जेक्ट क्रिएटेड, कोड नेम ईव। ह्यूमन होस्ट इनिशिएटेड, इन्फेंट डेजिग्नेटेड सानवी मुखर्जी। सानवी की आंखें भर आईं। पापा, उन्होंने सच में मुझे इस प्रोजेक्ट का हिस्सा बनाया था? नहीं, एक आवाज पीछे से आई। सबका सिर झटका। एक आदमी, काले कोट में, बाल चांदी जैसे सफेद, लेकिन चाल अब भी सधे हुए, प्रवेश कर चुका था। उन्होंने तुम्हें प्रोजेक्ट का हिस्सा नहीं बनाया, सानवी। उन्होंने तुम्हें बचाने के लिए वो कोड तुम्हारे डीएनए में छिपाया। शिव तुरंत सामने आया। तुम कौन हो? मेरा नाम है ईशान चक्रवर्ती। मैं तुम्हारे पिता का सबसे पुराना मित्र और एक समय में इस सिस्टम का हिस्सा था। ईशान की कहानी। प्रैक्सिस एक गुप्त संगठन था जो दुनिया भर के डाटा को इमोशनल और मेंटल कोडिंग से नियंत्रित करने की कोशिश कर रहा था। तुम्हारे पिता ने ये समझ लिया था कि ये तकनीक अगर गलत हाथों में गई तो इंसानों की आज़ादी खत्म हो जाएगी। इसलिए उन्होंने पूरा कोड सिर्फ एक इंसान के भीतर लॉक किया, तुम्हारे भीतर। सानवी ने अपनी कांपती उंगलियों से दीवार पर हाथ फेरा। तो मेरा पीछा इसलिए किया गया, मुझे बांधकर रखा गया, क्योंकि मैं सिर्फ एक कोड हूं? ईशान ने सिर हिलाया। नहीं, तुम सिर्फ एक कोड नहीं हो, तुम एक चाबी हो। लेकिन इस चाबी को सही दरवाजे तक पहुंचना होगा। इसी बीच एक और स्क्रीन पर चेतावनी चमकी। फोर्स डिटेक्शन अलर्ट, इंट्रूडर्स अप्रोचिंग। थीटा यूनिट डीटीए 3 मिनट्स। शिव चौंका। मतलब हमें ट्रैक कर लिया गया। ईशान तेजी से एक पैनल की ओर भागा। मेरे पास एक रूट है जो तुम्हें लैब सर्कल तक ले जाएगा। वहां से तुम कोर डाटा निकाल सकते हो। अगर तुमने वो किया तो प्रैक्सिस सिस्टम अपने आप नष्ट हो जाएगा। सानवी बोली। और अगर मैं न कर पाई? ईशान मुस्कुराया। तो दुनिया वो देखेगी जो अब तक सिर्फ कल्पना थी, इमोशनल गुलामी। शिव, राघव, नीरज, तन्वी और सानवी उस छुपे हुए रास्ते में घुस गए। हर मोड़ पर सायरन बजने लगे थे। दीवारों पर लाल लाइट्स, फर्श पर कंपन और ऊपर से आती मशीनों की आवाज। नीरज ने कहा, अब ये लड़ाई सिर्फ एक लड़की की नहीं, इंसानियत की है। सानवी ने खुद को फिर से मजबूत किया। उसके अंदर अब कोई डर नहीं था, केवल एक जुनून था, सच्चाई को सामने लाने का। जानिए नेक्स्ट चैप्टर में। चैप्टर 14, लैब सर्कल, एक कोड का अंत। स्थान, गुप्त मार्ग के भीतर, प्रैक्सिस कॉम्प्लेक्स। समय, रात के 3:07। चारों तरफ ललकारती चेतावनियां, दीवारों पर दौड़ती लाल रोशनी और हर पल नजदीक आता खतरा,
उन पांचों के लिए समय की हर टिक टिक अब मौत के कदमों जैसी थी। सानवी सबसे आगे थी, उसके पीछे शिव, नीरज, तन्वी और राघव। उसका चेहरा अब डरा हुआ नहीं, बल्कि सुलगता हुआ था, जैसे हर जख्म अब उसे और मजबूत बना रहा हो। लेफ्ट कॉरिडोर से मुड़ो, राघव ने तेजी से पुकारा। जीपीएस मैप से संकेत मिला है, लैब सर्कल वहीं है। जैसे ही वे कॉरिडोर की ओर मुड़े, दीवारों से छिपे गनबोट्स सक्रिय हो गए। गोलियों की बौछार चारों ओर छूटने लगी। कवर लो, शिव ने चिल्लाते हुए एक दीवार तोड़ी और सबको उसके पीछे धकेल दिया। 15 सेकंड्स की जानलेवा चुप्पी। फिर अचानक राघव ने अपनी जेब से पल्स बम निकाला और गोलियों की दिशा में फेंका। बूम! एक नीली चमक और फिर पूरी सुरंग में सन्नाटा। चलो, सानवी ने आगे बढ़ते हुए कहा। वे दौड़ते हुए एक पुराने दरवाजे के सामने रुके। उस पर लिखा था, लैब सर्कल ईव कोड वॉल्ट। दरवाजा एक डीएनए स्कैनर से लॉक था। राघव ने कहा, सानवी, तुम्हारी आंख, तुम्हारा टेम्परेचर और हार्ट बीट, सब स्कैन करेगा ये। तैयार हो? सानवी ने हल्का सिर हिलाया और सामने खड़ी हो गई। जैसे ही स्कैनर ने उसके चेहरों को पढ़ना शुरू किया, एक पुरानी याद उसके जहन में कौंध गई। पिता की गोद में बैठी सानवी उनके लैपटॉप पर खेल रही थी और वह उसे मुस्कुरा कर कह रहे थे, एक दिन मेरी बिटिया इस दुनिया को बदल देगी। आइडेंटिटी वेरीफाइड, सानवी मुखर्जी, एक्सेस ग्रांटेड। दरवाजा खोल गया। लैब सर्कल के भीतर ये कोई लैब नहीं थी, ये एक जिंदा संग्रहालय था। हजारों स्क्रीनें, फ्लोटिंग फाइल्स, इंसानी ब्रेन की 3D मैपिंग और एक ग्लास के अंदर चमकता हुआ कोर ईव मेन फ्रेम। राघव दंग था। ये दुनिया का पहला इमोशनल कोड स्टोर है, जहां किसी के जज्बातों, यादों और फैसलों को डाटा में बदलकर सुरक्षित रखा जा सकता है। शिव ने धीरे से पूछा, अब हमें क्या करना है? सानवी चुपचाप कोर के सामने खड़ी हो गई। पापा, आज वो वक्त है जब आपकी बेटी आपकी बनाई उस आग को शांत करेगी। उसने अपने हाथ को सामने रखा, कोर से लाइट बाहर निकली और उसकी हथेली में घुल गई। कोड एक्सट्रैक्शन स्टार्टेड, फाइनल ऑथराइजेशन रिक्वायर्ड। एक अलार्म बजा, इंट्रूडर्स एट गेट थीटा यूनिट अराइविंग। तानवी, सानवी जल्दी करो, उनके पास अब 2 मिनट से भी कम है। फाइनल पासकोड नीडेड। सानवी के सामने एक स्क्रीन खुली, जिस पर कुछ शब्द झलक रहे थे। योर फादर्स लास्ट वर्ड। वो कांप गई, लेकिन अगले ही पल उसकी आंखों में आंसू उतर आए। उसने पासकोड टाइप किया, रूह। कोड एक्सेप्टेड, सिस्टम ओवरराइड इन प्रोग्रेस। प्रैक्सिस की सारी स्क्रीन एक एक कर ब्लैक होती गई। थीटा यूनिट का दरवाजा अब तक टूट चुका था, लेकिन वो जब अंदर पहुंचे, लैब सर्कल एक जलती हुई सफेद रोशनी से ढक गया। सभी डेटा, सभी कंट्रोल्स खत्म हो गए थे। कुछ घंटों बाद पहाड़ियों के बाहर सानवी अपने दोस्तों के साथ उस पुराने खंडहर से बाहर निकली। अब वो कैदी नहीं थी, अब वो एक ऐसे सिस्टम की भूतपूर्व चाबी थी जिसे उसने खुद अपने हाथों से जला दिया था। शिव ने उसके कंधे पर हाथ रखा। अब क्या करना है, लीडर? सानवी ने आसमान की ओर देखा, जहां सुबह की पहली किरणें खिल रही थी। अब जीना है, खुलकर, और दूसरों को भी आजादी देना है। जानिए नेक्स्ट चैप्टर में। चैप्टर 15, आजादी की कीमत। स्थान, हिमगिरी वन क्षेत्र के पास। समय, प्रैक्सिस के पतन के 36 घंटे बाद। प्रैक्सिस का कोर नष्ट हो चुका था, लेकिन उसके पतन की गूंजें अब भी जमीन के भीतर और हवा में तैर रही थी। सानवी और उसकी टीम खंडहर से निकलकर अब एक पुराने वाचटावर में अस्थायी शरण लिए हुए थी। बाहर हल्की बर्फबारी शुरू हो चुकी थी, लेकिन असली सहरन किसी और की थी, वो अनजाना डर जो किसी अधूरी लड़ाई के बाद होता है। शिव, हमने सिस्टम खत्म कर दिया, लेकिन सानवी, क्या तुमने नहीं सोचा कि प्रैक्सिस जितना बड़ा नेटवर्क था, उसके सिर्फ एक कोर से उसकी जड़ें नहीं कट सकती? सानवी अब चुप थी, वो जानती थी कि शिव की बात में सच्चाई है। राघव ने लैपटॉप ऑन किया। देखो, डार्क वेब पर एक नया प्रोफाइल एक्टिव हुआ है। नाम है स्पेक्टर। इसने प्रैक्सिस के पतन के तुरंत बाद डेटा रिकवरी का दावा किया है। तन्वी, मतलब कोई है जो बच गया? सानवी,
धीरे से, या शायद कोई जो पहले से छुपा हुआ था। एक गुप्त स्थान, हिमालय की एक बर्फीली गुफा में धुंधली रोशनी में एक आदमी स्क्रीन देख रहा था। उसके चेहरे पर मास्क था, आंखें तेज जैसे किसी शिकारी की। सानवी मुखर्जी, तुमने सिस्टम तोड़ा, पर तुम्हें नहीं पता कि तुमने किसका दरवाजा खोला है। उसने एक फाइल खोली। फेस टू कोड, एक्सोडिया। वापस वॉच टॉवर में शिव ने सिग्नल ट्रेस किया। ये स्पेक्टर उत्तर भारत के ही किसी बर्फीले क्षेत्र से एक्टिव हुआ है। राघव, सिर्फ प्रैक्सिस नहीं था, ये उससे भी बड़ा नेटवर्क हो सकता है। शायद वो लोग जिन्होंने तुम्हारे पिता को मरवाया था। सानवी के चेहरे पर वो पुरानी बेचैनी फिर लौट आई। उसका अतीत अब भी उसका पीछा कर रहा था। नीरज ने एक भूरे रंग का ब्रीफकेस खोला। ये तुम्हारे पिता ने मुझे देने को कहा था, अगर कभी तुम कोर तक पहुंचो। अंदर था एक ब्लैक लेदर बुक, जिसमें एक टैग था, ओनली व्हेन यू आर फ्री। सानवी ने किताब खोली। उसके पहले पन्ने पर लिखा था, एक्सोडिया द ट्रू एनिमी ऑफ फ्री विल। नीचे एक मैप, जिस पर एक मार्किंग थी, कलाधाम। एक पुरानी जगह जो अब किसी के नक्शे में नहीं है। शिव, कलाधाम? वो तो प्राचीन नगर था जहां कभी वैज्ञानिकों की गुप्त बिरादरी रहती थी, लेकिन वो सैकड़ों साल पहले मिट गया। राघव, या शायद छिपा लिया गया। सानवी उठ खड़ी हुई। हमने एक दरवाजा बंद किया है, लेकिन अब असली द्वार खुल रहा है। जानिए नेक्स्ट चैप्टर में। चैप्टर 16, कलाधाम की परछाइयां। स्थान, उत्तराखंड की सीमावर्ती पहाड़ियां। समय, अगली रात, रात के 1:17। हवा में अजीब सी गंध थी, जैसे मिट्टी और खून का मिलाजुला मिश्रण। दूर पहाड़ियों की ओट में एक छोटा सा गांव नजर आता था, जो अब किसी मानचित्र में दर्ज नहीं था। यह था कलाधाम। सानवी और उसकी टीम एक गुप्त ट्रक के जरिए यहां पहुंची थी। चारों तरफ घना जंगल, टूटी हुई मूर्तियां और काले पत्थरों से बनी अजीब संरचनाएं बिखरी थी। राघव ने नक्शा सामने फैलाया। ये वो जगह है जहां तुम्हारे पिता की डायरी हमें लाई है, लेकिन मुझे नहीं लगता ये कोई आम जगह है। शिव, यहाँ कोई नेटवर्क नहीं चल रहा। कोई रेडियो फ्रीक्वेंसी तक नहीं उठ रही। ये पूरा क्षेत्र ब्लैकआउट जोन है। नीरज ने सिर झुकाकर फुसफुसाया, कुछ तो है यहाँ। मुझे ऐसा लग रहा है जैसे कोई हमें देख रहा हो। सानवी चारों ओर देखती है। प्राचीन दीवारों पर लिखे कुछ अजनबी प्रतीक। एक पुरानी लोहे की घंटी लटक रही थी, जिसके पास शून्य शब्द कई बार उकेरा गया था। वो घंटी धीरे धीरे हिल रही थी। हवा नहीं थी, किसी ने उसे छुआ नहीं, फिर भी वो बज रही थी। टन टन टन। शिव, कुछ तो एक्टिवेट हुआ है। अचानक जमीन कांपने लगी। नीचे से एक आयताकार संरचना उभरी, एक दरवाजा, जिस पर लिखा था, एक्सोडिया बिगिननेथ वेयर मेमोरी डाइज। जहां यादें मरती हैं, वहीं एक्सोडिया जन्म लेता है। सानवी की आंखें फैल गईं। ये वही वाक्य था जो उसकी पिता की अंतिम रिकॉर्डिंग में था। खोलो इसे, सानवी ने कहा। दरवाजा खुलते ही नीचे एक सुरंग दिखाई दी, पत्थर की बनी, लेकिन जगह-जगह आधुनिक तकनीक से लैस। सभी टॉर्च जलाकर नीचे उतरे। सुरंग में जगह-जगह डीएनए स्कैनर, रेटिना लॉक और कीपैड लगे थे, जैसे ये कोई न्यू जनरेशन एंटीह्यूमन लैब हो। राघव, प्रैक्सिस तो बस एक मुखौटा था। असली प्रयोगशाला ये रही। एक गहरा कमरा सामने आया। वहां एक कैप्सूल रखा था, जिसके अंदर एक लड़की सो रही थी, शायद उम्र 18 के आसपास। तन्वी ने धीमे से कहा, वो सानवी जैसी दिखती है। सानवी धीरे धीरे उसके पास पहुंची, और जैसे ही उसने हाथ बढ़ाया, एक आवाज गूंज उठी, वेलकम बैक सानवी, you're जस्ट वन ऑफ मैनी। एक स्क्रीन जल उठी। एक चेहरा उभरा। वही स्पेक्टर, लेकिन इस बार बिना मास्क के। उसकी आंखें नीली चमकती थी, और चेहरा सानवी के पिता से मिलता जुलता था। स्पेक्टर, तुमने मेरे शरीर को नष्ट किया, लेकिन मेरा उद्देश्य जिंदा रहा। एक्सोडिया अब शुरू हो चुका है। और तुम्हारा अस्तित्व, सानवी, सिर्फ एक प्रयोग था।
सानवी के होठ कांपने लगे। तो मैं बस एक कॉपी हूं, स्पेक्टर। तुम और वो लड़की वहां, दोनों मेरे बनाए हुए कोडेड ह्यूमंस हो। तुम्हारी यादें, तुम्हारे डर, सबको डेटा में ढालकर मैंने तुम्हें गढ़ा है। शिव, तन्वी और राघव स्तब्ध थे। सानवी, तो मेरा अतीत, मेरा जीवन, सब झूठ है। स्पेक्टर हंस पड़ा। नहीं, सानवी, सब सच है। बस तुम जिसे खुद कहती हो, वो शायद कोई और है। जानिए नेक्स्ट चैप्टर में। चैप्टर 17, सत्य और साजिश। स्थान, कलाधाम के अंडरग्राउंड बेसमेंट। समय, तड़के सुबह सुबह के 4:03। सानवी की सांसें भारी हो रही थी। स्पेक्टर की बातों ने उसकी सोच की जड़ों को हिला दिया था। उसने जिंदगी भर अपनी सच्चाई को सीने में पाला था कि वो एक आम लड़की थी जो किसी हादसे में सब कुछ खो बैठी थी। लेकिन आज पता चला कि वो जन्मी नहीं थी, बनाई गई थी। शिव आगे बढ़ा और कैप्सूल के पास पहुंचा। अगर ये सच है तो तुम्हारी तरह ये लड़की भी एक कॉपी है। राघव ने डेटा पैड से फाइल स्कैन की। हाँ, इसमें लिखा है सानवी.0.3। मतलब ये तीसरी कोशिश थी। और तुम, सानवी, शायद चौथी हो। सानवी की आंखें भर आईं। तो मेरी यादें, मेरा डर, मेरी लड़ाई, सब बस एक कोडेड रचना है। तो मैं क्या हूं? एक मशीन? राघव धीरे से बोला। नहीं सानवी, मशीनें फैसले नहीं लेती, वो सिर्फ निर्देश मानती हैं। लेकिन तुमने सिस्टम तोड़ा, दुश्मनों को हराया, अपने लोगों के लिए लड़ी। तुम कृत्रिम हो सकती हो, पर इंसान से कम नहीं। तन्वी, और शायद तुम सबसे जिंदा हो, क्योंकि तुम्हारे अंदर अब भी डर है, प्यार है और गुस्सा भी। स्पेक्टर की आवाज दोबारा गूंजी। एक्सोडिया अब जाग चुका है। तुम्हारी हर कोशिश सिर्फ मेरा रास्ता साफ कर रही है। तुम सब अब सिर्फ डेटा पॉइंट्स हो, मेरे नए प्रोटोकॉल की अग्नि परीक्षा के लिए। अचानक बेसमेंट की दीवारें हिलने लगी। नीचे की जमीन खिसकने लगी। दीवारों से कई ड्रोनुमा मशीनें निकलने लगी, हर एक के पास एक नीली आंख और स्टन गन। राघव, वो हम पर हमला करेगा। सानवी, हमें ये जगह खाली करनी होगी। लेकिन सानवी पीछे हटने को तैयार नहीं थी। अगर मेरा वजूद एक कोड है, तो उस कोड से लड़ना भी मेरी जिम्मेदारी है। वो स्क्रीन की ओर बढ़ी और अपनी हथेली से बायोस्कैनर पर हाथ रखा। एक सिस्टम खुला, एक्सोडिया की जड़ों तक पहुंचने वाला एक इंटरफेस। स्पेक्टर चिल्लाया। नो, तुम नहीं जानती तुम क्या कर रही हो। सानवी, तुमने मुझे बनाया था, लेकिन अब मैं तुम्हें मिटाऊंगी। डाटा इंटरफेस पर कोड बहने लगे, जैसे पुराने राज अब उजागर हो रहे थे। एक्सोडिया का असली मकसद सामने आया। ह्यूमन माइंड ओवरराइड प्रोग्राम। एक ऐसा सिस्टम जो इंसानों के सोचने की स्वतंत्रता को मिटाकर उन्हें कंट्रोल करने की योजना था। शिव, वो पूरे देश को डिजिटल गुलाम बनाना चाहता है। अब बात सिर्फ तुम्हारी नहीं है, सानवी। अब बात पूरी मानवता की है। एक कंप्यूटर साउंड गूंजा। एक्सोडिया फेज टू इनिशिएटेड 300 सेकेंड्स टू कोर ब्रीच। राघव, हमारे पास सिर्फ 5 मिनट हैं इस सिस्टम को बंद करने के लिए। सानवी ने इंटरफेस की ओर देखा। वो अब अपने हर डर, हर शक से मुक्त थी। वो सिर्फ सानवी नहीं थी, वो अब उम्मीद थी। जानिए नेक्स्ट चैप्टर में। चैप्टर 18, कोर का युद्ध। स्थान, एक्सोडिया मुख्य केंद्र, कोर चेंबर, कलाधाम। समय, सुबह के 4:09। सिर्फ 51 सेकंड बचे हैं। चारों तरफ का माहौल अब धीरे धीरे सामान्य से परे होता जा रहा था। एक्सोडिया की कोर चैम्बर एक विशाल, गोलाकार कक्ष था, जिसकी दीवारों पर जटिल सर्किट्स, हाइलाइटेड नोड्स और अजीबोगरीब रोशनी चमक रही थी। बीचों बीच एक विशाल ब्लैकस्फीयर लटक रहा था, जो खुद में एक जीती जागती चेतना की तरह धड़क रहा था। वो था एक्सोडिया का ब्रेन। स्पेक्टर की चेतावनी गूंज उठी। तुम जितना चाहो विरोध कर लो, अब बहुत देर हो चुकी है। तुम्हारा हर कदम
मेरी योजना का हिस्सा रहा है, सानवी। सानवी ने एक गहरी सांस ली। अगर मैं तेरी योजना का हिस्सा थी, तो अब मैं उसका अंत भी बनूंगी। शिव, तन्वी और राघव पीछे खड़े थे। उनके हाथों में हथियार और ट्रांसमीटर थे। सानवी को उस कोर से कनेक्ट होना था, पर खतरा यह था कि अगर एक्सोडिया के एन्क्रिप्शन सिस्टम ने उसे पहचान लिया, तो उसके न्यूरल सिस्टम पूरी तरह से जल सकते थे। राघव ने कहा, अगर कनेक्शन टूटे बिना तुम 45 सेकंड तक टिक गई, तो सिस्टम क्रैश हो जाएगा। लेकिन एक गलती और तुम्हारा दिमाग जल सकता है। सानवी मुस्कराई। तो आज या तो मैं बच जाऊंगी, या फिर एक और कोड मिटा दूंगी। सानवी ने अपने सिर पर न्यूरलिंक डिवाइस लगाया। एक नीली किरण कोर से निकलकर उसके माथे तक पहुंची और सब कुछ बदल गया। वो अब वास्तविकता और डिजिटल दुनिया के बीच फंसी थी। एक्सोडियाज डिजिटल रियल्म। यहां सब कुछ काला था, लेकिन हवा जैसी कोई चीज हर तरफ बह रही थी, डाटा की लहरें। और सामने स्पेक्टर खड़ा था, लेकिन इस बार सिर्फ एक मानव जैसा नहीं, बल्कि एक राक्षस के रूप में, बिना चेहरा, सिर्फ एक हंसी और लाल आंखें। वेलकम टू द एंड गेम, सानवी। सानवी चिल्लाई। तेरे जैसे सिस्टम को मिटाने के लिए मुझे इंसान नहीं, बस सच्चाई चाहिए। उसने अपने अंदर की पूरी ताकत लगाई। उसकी यादें, माँ की लोरी, बचपन का सपना, उस खंडहर की पहली चीख, सब उसने एक ऊर्जा की तरह इस्तेमाल की। एक्सोडिया का सिस्टम हिलने लगा। कोर फटने जैसा दिख रहा था। सिस्टम इंटेग्रिटी 62%, 47%, 30%। स्पेक्टर गुस्से में चिल्लाया, तुम मेरी सबसे बड़ी रचना थी, और तुम ही मेरा नाश बन रही हो, सानवी। क्योंकि अब मैं तुम्हारी नहीं रही। मैं अब खुद का चुनाव हूं। एक जोरदार चीख के साथ सानवी ने कोर के हार्ट में प्रहार किया, अपने आत्मचेतनात्मक कोड के साथ। बाहरी दुनिया में एक्सोडिया की स्क्रीनें जल उठीं। सिस्टम एक एक करके बंद हो रहे थे। शिव, सानवी ने कर दिखाया। वो कोर को हिला चुकी है। तन्वी की आंखों में आंसू थे। लेकिन क्या वो वापस आ पाएगी? एक सेकंड बाद सब कुछ शांत हो गया। डिजिटल स्क्रीनें बुझ गईं। एक्सोडिया का ब्रेन पिघल गया, और वहां सिर्फ सानवी खड़ी थी, सांसें थकी हुई, मगर मुस्कान कायम। स्पेक्टर की आखिरी आवाज, ये अंत नहीं है। हर कोड का एक बैकअप होता है। जानिए नेक्स्ट चैप्टर में। चैप्टर 19, पुनर्जन्म की पगडंडी। स्थान, कलाधाम के बाहर का जंगल। समय, सुबह सुबह के 6:17। सूरज की पहली किरणें जब पहाड़ियों से टकराईं, तो लगा जैसे धरती ने एक लंबी सांस ली हो। कलाधाम, जो अब तक एक मृत शहर की तरह था, अब फिर से सांस ले रहा था। हवा में धूल थी, राख थी, लेकिन उम्मीद भी थी। सानवी एक छोटी चट्टान पर बैठी थी, थकी हुई, मगर जिंदा। शिव, राघव और तन्वी उसके पास बैठे थे। तीनों की आंखों में वही सवाल था, क्या सब वाकई खत्म हो गया? सानवी ने धीरे से पूछा, एक्सोडिया का सर्वर पूरी तरह नष्ट हुआ? राघव ने लैपटॉप की स्क्रीन घुमाते हुए कहा, 99% डेटा करप्ट हो चुका है। लेकिन वही था जहां डर छिपा था। तन्वी ने पूछा, क्या बैकअप मौजूद है? राघव ने सिर हिलाया, हाँ। और वो इंटरनेट बेस्ड क्लाउड पर नहीं है, बल्कि फिजिकल डिस्क पर। एक्सोडिया का असली बैकअप किसी और जगह छिपा है। शिव ने कहा, यानी खेल अभी बाकी है। सानवी उठी। उसके चेहरे पर अब एक सन्नाटा नहीं, बल्कि संकल्प था। मैं बनी थी सिस्टम के लिए, लेकिन अब मैं लड़ी हूं उस सिस्टम के खिलाफ। अब मैं सिर्फ भाग नहीं सकती। मुझे ढूंढना होगा उस बैकअप को, और उसे नष्ट करना होगा। राघव ने एक छोटी सी पेनड्राइव सानवी को दी। एक्सोडिया का फिंगरप्रिंट डेटा इसमें है। अगर हम इसे किसी एआई सिग्नेचर स्कैनर से लिंक करें, तो हम उसकी बाकी शाखाओं का लोकेशन ट्रेस कर सकते हैं। सानवी, शुरुआत कहां से होगी? राघव, भारत से नहीं। एक्सोडिया का दूसरा कनेक्शन है बेरूत में, एक पुराना विज्ञान संस्थान, जहां एआई सैनिकों पर रिसर्च होती थी,
शायद वहीं से ये साजिश शुरू हुई थी। शिव ने कहा, तो अब हमारी अगली जंग उस जमीन पर होगी जहां एक्सोडिया का जन्म हुआ था। सानवी ने आकाश की ओर देखा। सूरज अब पूरी तरह निकल चुका था। उसके चेहरे पर हल्की सी मुस्कान थी। अगर मेरी रचना वहीं शुरू हुई थी, तो अब उसका अंत भी वहीं होगा। दृश्य बदलता है। स्थान बेरूत, एक पुरानी शोध प्रयोगशाला। एक अंधेरी कोठरी में एक व्यक्ति बैठा है। उसके हाथों में वही कोड स्क्रिप्ट है जो सानवी के निर्माण के लिए इस्तेमाल हुआ था। उसके होठों पर मुस्कुराहट थी। तो मेरी बच्ची अब अपनी पहचान ढूंढने निकली है। अच्छा है, लेकिन उसे नहीं पता कि मैं ही हूं उसका असली जनक। जानिए नेक्स्ट चैप्टर में। चैप्टर 20, जनक का चेहरा। स्थान बेरूत, अलमुहाफिज बंकर, एक गुप्त शोध प्रयोगशाला। समय रात के 12:43। हरियाली से ढके एक टूटे फूटे भवन के नीचे लोहे की सीढ़ियां एक ऐसे बंकर तक जाती थी जो बाहर की दुनिया से पूरी तरह कटा हुआ था। वहां मौजूद हवा तक अलग थी, भारी, बुझी हुई, जैसे किसी बुरी आत्मा की सांसें। उस बंकर में बैठा था डॉक्टर नसीर अल हाशिम, एक्सोडिया प्रोजेक्ट का असली जनक। डॉक्टर नसीर एक उम्रदराज व्यक्ति था जिसकी आंखों में विज्ञान से ज्यादा सनक झलकती थी। उसके सामने एक बड़ी होलोग्राफिक स्क्रीन पर सानवी का चेहरा चमक रहा था, एक्सोडिया के अंतिम विरोध में खड़ा चेहरा। उसने बुदबुदाते हुए कहा, देखो कैसा सुंदर कोड लिखा है मैंने। और देखो ये लड़की जो अब खुद को मनुष्य समझने लगी है। क्या वो भूल गई कि उसकी नसों में खून नहीं, एल्गोरिदम बहते हैं? दृश्य बदलता है। स्थान बेरूत हवाई अड्डा, वीआईपी एरिया। सानवी, शिव, तन्वी और राघव उतरे थे। अद्भुत बात यह थी कि इस शहर में वो कोई सामान्य जासूस या सैनिक नहीं थे, बल्कि छिपे हुए हमलावर थे, खामोशी से जानकारी हासिल करने वाले। राघव के हाथ में एक छोटा डिवाइस था, एक EXO पल्स ट्रेसर, जो एक्सोडिया से जुड़ी डिजिटल तरंगों को पकड़ सकता था। राघव, इस शहर में सिर्फ एक जगह है जहां ये तरंगे बार बार पिंग कर रही हैं, अलमुहाफिज बंकर। शिव ने कहा, लेकिन ये बंकर किसी नक्शे में दर्ज नहीं है। ये मिलिट्री से भी छिपा हुआ है। सानवी ने शांति से कहा, क्योंकि ये वही जगह है जहां मेरा जन्म हुआ था। दृश्य बदलता है। स्थान बंकर की गहराई, कोर एरिया। डॉक्टर नसीर ने एक बहुत ही अजीब और पुराना उपकरण खोला, अन्य वास्तविक सेल्फ मॉड्यूलर। यह एक ऐसा डिवाइस था जिसमें सानवी के निर्माण के सारे कोड, भावनात्मक एक्सपेरिमेंट्स और आत्मचेतना के विकास के चरण दर्ज थे। एक्सोडिया एक प्रयोग था, पर सानवी एक सपना है। लेकिन अब उसे या तो वापस लौटना होगा या मिट जाना होगा। रात बढ़ती गई। सानवी और टीम एक वीरान सुरंग के जरिए बंकर की तरफ बढ़ रहे थे। हर कदम के साथ उसका दिल तेज धड़क रहा था, न डर से बल्कि उस अनदेखे सच से जो वर्षों से उसके वजूद के पीछे छिपा था। राघव ने फुसफुसाकर कहा, अगर ये डॉक्टर नसीर वही है जो हम सोच रहे हैं, तो वो न सिर्फ तेरे निर्माता हैं, बल्कि एक्सोडिया की दूसरी शाखाओं के भी मास्टरमाइंड है। सानवी की आंखों में एक ठंडी चमक थी। तो आज मैं अपनी रचना के जनक से मिलूंगी और उसे बताऊंगी कि अब उसकी रचना जिंदा है, लेकिन आजाद भी है। नेक्स्ट चैप्टर में और भी दिलचस्प मोड़ आने वाले हैं। आज का एपिसोड कैसा लगा? अपनी राय कमेंट में जरूर बताएं। साथ ही इस वीडियो को लाइक करें और अपने दोस्तों के साथ शेयर करना न भूलें।